ये सुबह की ठंडी हवा और चारों तरफ फैली ये खामोशी कितनी शांत और सुकून भरी है ना। सच में दीदी, बहुत ही सुकून है। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी पल इस गहरी शांति के बीच कोई अचानक यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे तब तो। हाँ, या कोई बहुत कड़वी बात कह दे, तो ये शांति टूटने में कितना वक्त लगेगा? शायद 1 सेकंड, या शायद उससे भी कम। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी बारे में एक बहुत ही गहरी चर्चा, यानी अव्यक्त मुरली मंथन करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी विषय है ना? हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ 2026 की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ शोर है, तनाव है और कितनी बहसें हैं। बिल्कुल, उस हंगामे के बीच भी अपनी इस सुबह वाली शांति को, अपने उस अंदरूनी सुकून को पूरी तरह से सेफ कैसे रखा जाए, आज हमारा यही मिशन है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि बाहर की दुनिया का शोर तो मतलब हम बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अपने अंदर की खामोशी को हम जरूर बचा सकते हैं। हाँ, और इसीलिए आज हम इस शांत सुबह की सैर में मुरली के उन गहरे रूहानी खजानों को खोलेंगे। हाँ, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। सच कहूँ तो दीदी, रोजमर्रा की भागदौड़ में ये रूहानी शब्द एक अचूक दवा का काम करते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही भाई। तो चलिए इसी बात से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुरली में एक बहुत ही गहरा रूपक आता है माया के बॉम्ब्स और अंडरग्राउंड सेफ्टी का। अच्छा, माया के बॉम्ब्स? हाँ, इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं। जैसे जब दुनिया में कहीं युद्ध होता है, आसमान से लगातार बॉम्ब्स गिरते हैं। बहुत तबाही होती है। बिल्कुल। तो उस तबाही के बीच कोई भी समझदार इंसान क्या खुले मैदान में खड़ा रहकर उन बॉम्ब से लड़ने की कोशिश करता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुरंत भागकर जमीन के नीचे बने किसी सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में छिप जाएगा। बस यही है मुरली का रहस्य। आध्यात्मिक रूप से घर या ऑफिस में जब कोई गुस्सा करता है या ताने मारता है, तो वे शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, वे माया के बॉम्ब्स हैं। और इनसे बचने का सबसे सुरक्षित साधन है बाबा की लगन में मगन होकर तुरंत अंडरग्राउंड हो जाना। अंडरग्राउंड हो जाना। दीदी, ये रूपक सुनने में तो बहुत तसल्ली देता है, लेकिन अगर मैं अपने कल के ही अनुभव की बात करूं। हाँ बिल्कुल, बताइए भाई। तो ये इतना आसान नहीं होता। कल मेरे वर्क प्लेस पर, मतलब मेरे ऑफिस का माहौल बिल्कुल एक वॉर जोन, एक युद्ध के मैदान जैसा ही था। अरे ऐसा क्या हुआ? एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में भारी गड़बड़ हो गई थी और मीटिंग रूम में हर कोई बस एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। वो तनाव तो महसूस किया जा सकता है। सच में, कड़वे शब्द, इल्जाम और ताने बिल्कुल किसी बॉम्ब्स की तरह ही गिर रहे थे। हर तरफ से वार हो रहा था। तो उस वॉर जोन में भाई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? ईमानदारी से कहूं, हाँ बिल्कुल, मेरा पहला रिएक्शन बिल्कुल भी रूहानी नहीं था। जब एक सहकर्मी ने सीधा मुझ पर इल्जाम लगाया, तो मेरे अंदर भी जैसे एक बॉम्ब फटा। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है। मुझे लगा कि मैं खुद को डिफेंड करूं। मैंने भी अपनी आवाज ऊंची की और उस बहस के खुले मैदान में उतर गया। बॉम्ब्स के बीच। हाँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर मुझे महसूस होने लगा कि मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो रही है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मन एक अजीब से भारी बोझ से भर गया था। ये जो आपने कहा ना, मन बोझ से भर गया था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम पर कोई गुस्सा करता है, तो हमारा जो एमिगडाला है, दिमाग का अलार्म सिस्टम, अच्छा, वो उन कड़वे शब्दों को बिल्कुल एक असली शारीरिक खतरे की तरह लेता है। हम फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल। मुझे शारीरिक रूप से थकावट महसूस हो रही थी। तो फिर आपने क्या किया? जब मुझे वो थकावट महसूस हुई, तब अचानक मुझे मुरली का ये अंडरग्राउंड वाला पॉइंट याद आया। अरे वाह, सही समय पर। हाँ, मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं खुले मैदान में खड़ा होकर बॉम्ब्स को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसी पल तय किया कि मुझे इस बहस से बस अंडरग्राउंड जाना है। और वो अंडरग्राउंड जाना प्रैक्टिकली कैसा दिखा? मतलब आपने असल में किया क्या? मैंने बहस करना एकदम बंद कर दिया। शारीरिक रूप से तो मैं उसी मीटिंग रूम की कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मानसिक रूप से मैंने एक गहरी सांस ली और अपने मन को वहां से हटाकर शिव बाबा की याद के उस बेहद शांत सेफ बंकर में शिफ्ट कर लिया। वाह! मैंने खुद से कहा कि ये शब्द मुझ तक पहुंच ही नहीं सकते, मैं यहाँ हूं ही नहीं। बहुत सुंदर। और दीदी, ये कोई जादुई बात नहीं है,
लेकिन जैसे ही मैंने रिएक्ट करना छोड़ा और अंदर से डिटैचमेंट महसूस की, मुझे उन कड़वे शब्दों का दर्द होना बिल्कुल बंद हो गया। कमाल है। बाहर हंगामा चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर का वॉर जोन एकदम शांत हो गया था। मैं बिल्कुल अछूता रहा। भाई, मैं सच में आपके इस प्रैक्टिकल एफर्ट की बहुत सराहना करती हूँ। ये एक बहुत ही शानदार जीत है। शुक्रिया दीदी, बस बाबा की याद में बचा लिया। और पता है, जब हम बाबा की लगन में मगन होकर इस तरह अंडरग्राउंड होते हैं, तो हम असल में अपने ईगो यानी अहंकार को रास्ते से हटा देते हैं। ईगो को? हाँ, क्योंकि चोट हमेशा ईगो को लगती है, आत्मा को नहीं। और इसी अछूती स्थिति को मुरली में डबल लाइट और अथक कहा गया है। डबल लाइट और अथक। इन शब्दों को तो हम अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इनका रहस्य बहुत गहरा है। इंसान कभी भी अपने शारीरिक काम से नहीं थकता, बल्कि वो अपने मन पर रखे बोझ से थकता है। मतलब रिश्तों की कड़वाहट से? हाँ, वो जो किसी ने कल हमें ताना मारा था और हम आज भी उसे धो रहे हैं, वो दिमाग को थकाता है। लेकिन जब आप अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं, जहां आपका कोई ईगो है ही नहीं, तो कोई बात आपको टच नहीं करती। आप बिल्कुल हल्के, डबल लाइट हो जाते हैं। और इसीलिए हम अथक बन जाते हैं, बिना थके चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। दीदी, ये नजरिया बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी अड़चन आती है। वो क्या भाई? देखिए, अंडरग्राउंड बंकर में जाना तब तो समझ आता है जब कोई सामने से वार कर रहा हो। लेकिन क्या हो अगर वो पैनिक, वो घबराहट बाहर से नहीं, बल्कि सीधा हमारे मन के अंदर ही पैदा हो रही हो? ये तो बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। जब अंदर ही हंगामा मच जाए तो इंसान कहाँ छिपने जाए? ये सच में एक गहरी बात है, और यहीं पर हमारी इस रूहानी पढ़ाई का दूसरा और सबसे शक्तिशाली टूल काम आता है। अच्छा, वो क्या है? जिसे मुरली में 1 सेकंड का वंडरफुल खेल कहा गया है, यानी 1 सेकंड की कंट्रोलिंग पावर। 1 सेकंड की कंट्रोलिंग पावर? शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं दीदी। भारी लगते हैं, लेकिन इसका विज्ञान बहुत सरल है। देखिए, जब अंदर पैनिक होता है, विचार तेजी से भागने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ट्रेन की तरह। तो वो असल में हमारे मन का विस्तार है। हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम के 100 अलग-अलग नेगेटिव रिजल्ट सोचने लगता है। ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वो नहीं माना तो क्या होगा? बिल्कुल, ये एक जाल है। इस बाहरी और अंदरूनी विस्तार से सिर्फ 1 सेकंड में समेटकर अपने भीतर के सार में, अपनी मूल शांति में चले जाना, यही असली कंट्रोलिंग पावर है। जो आत्मा सिर्फ 1 सेकंड में अपने भागते हुए विचारों को स्टॉप कर सकती है, वही अंत में पास विद ऑनर होती है। ये 1 सेकंड में स्टॉप करने वाली बात मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ दीदी, क्योंकि जब पैनिक होता है तो 1 सेकंड में उसे रोकना सच में किसी चलती हुई तेज ट्रेन के आगे खड़े होने जैसा लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आई जहां एक डेडलाइन को लेकर बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई थी। डेडलाइन का तनाव तो बहुत बुरा होता है। बाढ़ सी आ गई थी। हाँ, मुझे लगा कि बस अब सब कुछ हाथ से निकल गया है। तो उस वक्त आपका मन उस भागती हुई ट्रेन की तरह ही रहा होगा। बिल्कुल। तो भाई, आपने उस स्टॉप बटन को कैसे इस्तेमाल किया? सच बताऊं दीदी, तो शुरुआत के कुछ मिनट तो मैं उस ट्रेन के साथ ही भाग रहा था। मैं भी दूसरों के साथ घबराहट में उलझ गया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इस पैनिक से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। सही बात है। मैंने अपनी जगह पर बैठे बैठे अपनी आंखें सिर्फ एक पल के लिए बंद की, एक बहुत गहरी सांस ली और अपने दिमाग को एक सख्त कमांड दिया, बस स्टॉप। अरे वाह! और क्या मन एकदम से रुक गया? नहीं, एकदम से कोई सन्नाटा तो नहीं हुआ, लेकिन उस स्टॉप कमांड ने एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम जरूर किया। सर्किट ब्रेकर, ये बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, जो विचार मुझे बहाकर ले जा रहे थे वो बस 1 सेकंड के लिए रुक गए। उस 1 सेकंड के पॉज ने मुझे मौका दिया कि मैं खुद को उस पैनिक वाले रूप से बाहर निकालूं और खुद को याद दिलाऊं कि मैं कौन हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। वाह! ऐसा लगा दीदी जैसे मैंने बाहर और अंदर के शोर का वॉल्यूम अचानक से बहुत कम कर दिया हो। एक गहरी शांति महसूस हुई। भाई, यही तो वो मैकेनिज्म है जिसे हमें समझना है। आपने असल में क्या किया? आपने अपनी अवेयरनेस को पैनिक वाले हिस्से से हटाकर अपने स्पिरिचुअल हिस्से में शिफ्ट कर दिया।
इसे हम सागर के एक बहुत सुंदर रूपक से समझ सकते हैं। सागर का रूपक? हाँ, कभी सागर को किनारे से देखिए, सतह पर लहरें कितनी तेज होती हैं, कितना शोर मचाती हैं। बिल्कुल, बहुत शोर होता है। वो लहरें ही सागर का पैनिक है, उसका विस्तार है। लेकिन अगर आप उसी सागर की गहराइयों में मीलों नीचे चले जाएं, तो वहां क्या होता है? वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है, एक असीम और गहरी शांति होती है। ये उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है दीदी। मतलब लहरों को रोकने की कोशिश करने के बजाय हाँ, सीधा गहराई में उतर जाना चाहिए। बिल्कुल। लहरों को आप नहीं रोक सकते, परिस्थितियां तो आएंगी। बाहर चाहे कितना भी हंगामा हो, अंदर से हमारी स्थिति उस गहरे सागर की तरह होनी चाहिए। अंदर की गहराई। और इसके लिए एक बहुत ही प्यारा रूहानी सिद्धांत है, पहाड़ से राई और नथिंग न्यू। पहाड़ से राई यानी राई के दाने जैसा छोटा? हाँ, और नथिंग न्यू मतलब कुछ भी नया नहीं? बिल्कुल। जब पैनिक आता है तो राई जैसी छोटी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। सच में। लेकिन जब आप नथिंग न्यू की ढाल पहन लेते हैं, ये याद रखते हैं कि ये जीवन का ड्रामा अनादि है और ऐसी अनगिनत परिस्थितियां पहले भी आई हैं और हम पार हुए हैं, तो वो पैनिक टूट जाता है। नॉलेज की शक्ति उस घबराहट के बड़े पहाड़ को राई के समान छोटा और हल्का कर देती है। ये नथिंग न्यू का जो पर्सपेक्टिव है, ये सच में रातों रात की घबराहट को एक सेकंड में शांत कर सकता है ना? लेकिन दीदी, पैनिक और भारी क्राइसिस तो फिर भी कभी-कभी आते हैं। अगर मैं एक आम दिन की बात करूं, तो एक और बहुत छोटी सी चीज है जो चुपचाप हमारी एनर्जी को दिन भर ड्रेन करती रहती है। अच्छा, वो क्या है? वो है हमारा लोगों के बारे में व्यर्थ बात करना। आप गॉसिप और व्यर्थ बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? बिल्कुल। और इसी को लेकर मुझे मुरली का वो रूपक याद आ रहा है। कौन सा? ज्ञान रत्नों से खेलना बनाम पत्थरों से खेलना। अरे, ये तो बाबा का बहुत ही वात्सल्य से भरा हुआ रूपक है। बाबा समझाते हैं कि जो एक बड़े राजा का बच्चा होता है, वो हमेशा सोने चांदी के महंगे खिलौनों से, हीलों और मोतियों से खेलता है। बिल्कुल। लेकिन जो एक गरीब और साधारण बच्चा होता है, उसके पास वो सब नहीं होता, तो वो बेचारा गली के साधारण और खुरदरे पत्थरों से ही खेलता रहता है। और हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, तो हमारे खिलौने वो ज्ञान रत्न होने चाहिए। यही बात है भाई। लेकिन होता क्या है, हम खुद को राजा का बच्चा भी कहते हैं और दिन भर में न जाने कितनी बार दूसरों की कमियों की बातें करते हैं। गॉसिप करते हैं। हाँ, नेगेटिविटी फैलाते हैं। आध्यात्मिक रूप से किसी की बुराई करना उन गली के साधारण और भारी पत्थरों से खेलने के समान है। बिल्कुल सही बात है। और जरा सोचिए, अगर कोई पत्थरों से खेलेगा तो क्या होगा? हाथ छिलेंगे, चोट लगेगी और वजन भी महसूस होगा। और यही हमारी अशांति का कारण बनता है। पत्थरों से खेलने पर सिर्फ भारीपन मिलता है। दीदी, ये रूपक सुनने में तो बहुत ही सुंदर और आदर्श लगता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करूं, तो गॉसिप में मतलब एक अजीब सा मजा आता है इंसान को। ये तो दुनिया की हकीकत है। आज के समय में जब कलीग्स या दोस्त साथ बैठते हैं, तो किसी तीसरे की बुराई करना एक तरह का ग्रुप बॉन्डिंग टूल बन गया है। हाँ, लोग इसी से जुड़ते हैं। अगर उस वक्त मैं कहूं कि चलिए ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, या कोई बहुत पॉजिटिव बात करूं, तो सब मुझे बोरिंग समझेंगे या शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिना लेक्चर दिए उन पत्थरों के बीच रत्न लाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। आपका ये संघर्ष एकदम जायज है भाई। और ये बात सच है कि गॉसिप हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। अच्छा? हाँ, जो हमें कुछ पल के लिए अच्छा महसूस कराती है। लेकिन ये जंक फूड की तरह है। जंक फूड खाने में मजा आता है, लेकिन बाद में पेट खराब होता है और वजन बढ़ता है। गॉसिप हमारे मन पर वही भारीपन डालती है। बिल्कुल। रही बात इसे प्रैक्टिकली बदलने की, तो इसके लिए आपको कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे करें? इसे बहुत ही शांति और समझदारी से किया जा सकता है। शांति और समझदारी से? वो कैसे दीदी? देखिए, आपको बातचीत को एकदम से नहीं रोकना है। जब पत्थरों का खेल चल रहा हो, तो बस चुपके से बीच में एक चमकदार रत्न रख दीजिए। बिना किसी को गलत साबित किए उस इंसान की कोई एक सच्ची खूबी बीच में ले आइए। अरे वाह! बस एक खूबी। मैं समझ रहा हूँ दीदी। और मजेदार बात यह है कि मैंने कुछ दिन पहले बिल्कुल यही तरीका अनजाने में आजमाया था। अरे सच में? तो क्या रिजल्ट मिला उसका? अपना अनुभव साझा कीजिए भाई। हम कुछ दोस्त एक कैफे में बैठे थे और धीरे धीरे बातचीत का रुख हमारे एक कॉमन फ्रेंड की कमियों की तरफ मुड़ गया। सब बड़े मजे लेकर उसकी कुछ गलतियों पर हंस रहे थे। मतलब पूरा ग्रुप उन भारी पत्थरों से खेल रहा था। हाँ, वो जंक फूड वाली फीलिंग। बिल्कुल।
पहले तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था और मैं भी उसमें शामिल होने ही वाला था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इस कमरे की पूरी एनर्जी बहुत भारी और नेगेटिव होती जा रही है। तो फिर आपने उस फ्लो को कैसे तोड़ा? मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि तुम लोग गॉसिप क्यों कर रहे हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ यार, उसकी वो आदत तो बहुत अजीब है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जब पिछले महीने मुझे आधी रात को मेडिकल इमरजेंसी हुई थी तो वो इकलौता इंसान था जो अपना सब काम छोड़कर मेरे पास खड़ा था। वाह, बहुत ही सुंदर। आपने जानबूझकर एक ज्ञान रत्न वहां रख दिया। और सबसे हैरानी की बात ये थी दीदी कि उस एक वाक्य ने, उस एक रत्न ने पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया। क्या बात है। जैसे मैंने वो पॉजिटिव बात कही, जो लोग अभी तक उसकी बुराई कर रहे थे वो अचानक उसकी दूसरी अच्छाइयां याद करने लगे। इसे कहते हैं रत्नों का जादू। वो जो एक भारीपन था, वो जो उदासी वाली एनर्जी थी, वो तुरंत छट गई। ऐसा लगा जैसे वो जंक फूड अचानक से एक बहुत ही हेल्दी और लाइट मील में बदल गया हो। भाई, ये एक बहुत ही सटीक और प्रेरणादायक अनुभव है कि कैसे बिना उपदेश दिए हम माहौल को बदल सकते हैं। जब आप दूसरों की विशेषताएं देखते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, तो आपका खुद का मन खुशी के हार्मोन से भर जाता है। जो आत्माएं इस तरह समझदारी से ज्ञान रत्नों का लेन देन करती हैं, वो संतुष्ट मणियां बन जाती हैं। संतुष्ट मणियां, ये शब्द ही कितना ठहराव देता है। हाँ, और यही वो संतुष्ट मणियां हैं जो सदा शिव बाबा के मस्तक में चमकती हैं। वाह! सोचिए, ज्ञान रत्नों से खेलते खेलते हम खुद एक मणि बन जाते हैं। सच में दीदी, यही वो आत्माएं हैं जो असल मायनों में पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी शांति की रक्षा कैसे करनी है। ये पूरी चर्चा सच में एक बहुत ही गहरी आत्म चेकिंग है हमारे लिए। बिल्कुल भाई। आज की इस सैर में हमने जो 3 बातें सीखी, पहला, माया के बॉम्ब्स और कड़वे शब्दों से लड़ने के बजाय अपने ईगो को छोड़कर तुरंत अंडरग्राउंड बंकर में चले जाना। हाँ। दूसरा, अंदर के पैनिक को 1 सेकंड की कंट्रोलिंग पावर से स्टॉप करके गहरी शांति में उतर जाना। बिल्कुल। और तीसरा, गॉसिप के भारी पत्थरों को बहुत ही समझदारी से ज्ञान रत्नों में बदल देना। भाई, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे जीवन को साधारण इंसान से फरिश्ता बनाने की सीढ़ियां हैं। सच में दीदी। और इससे पहले कि हम इस शांत सैर को विराम दें, आइए इन बातों को सिर्फ अपने दिमाग तक सीमित न रखें, बल्कि अभी इसी पल उस संपूर्ण सुरक्षा और उस गहरी शांति का एक छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव करें। ये बहुत ही जरूरी है दीदी। तो अपनी आंखें आहिस्ता से बंद कर लें। अपने मन की भागदौड़ को एक गहरी सांस के साथ बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाँ। अब कल्पना करें कि आपके आसपास जीवन की एक बहुत मुश्किल परिस्थिति है। लोग परेशान हैं, कड़वे शब्द बोल रहे हैं, तनाव और गुस्से के बॉम्ब्स आपके चारों तरफ गिर रहे हैं। हाँ। बाहर का शोर बहुत तेज है, लेकिन ये शोर आप तक नहीं पहुंच रहा। आप बिल्कुल शांत हैं। बिल्कुल शांत। ठीक 1 सेकंड में आप अपनी 1 सेकंड की कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और एक कदम नीचे बढ़ाकर अपने सबसे सुरक्षित, सबसे गहरे शिव बाबा के प्यार के उस अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं। आप आहिस्ता से उस बंकर का दरवाजा अपने पीछे बंद कर लेते हैं। हाँ। अचानक चारों तरफ एक बेहद खूबसूरत, गहरी और मीठी शांति छा जाती है। यहाँ कोई शोर, कोई पैनिक आप तक नहीं पहुंच सकता। बाहर गिरने वाले माया के बॉम्ब्स का यहाँ कोई वजूद नहीं है। हाँ। आप इस रूहानी छत्र छाया में हैं। हाँ। आप पूरी तरह से सेफ हैं। बिल्कुल सेफ। पूरी तरह से डबल लाइट है। कोई ईगो नहीं, कोई बोझ नहीं, सिर्फ एक अथक और रूहानी सन्नाटा। हाँ। इस खामोशी को अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरने दें। बहुत ही शांत और सुरक्षित अनुभव है ये दीदी। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।